हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल है तो मैं करवाना चाह रहा था आपको जी। नवंबर 01 क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड्स अंडरलाइन दोज मटेरियल विच आर क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन कौन सी होती है? आमतौर पे जो मेटल्स होती है क्रिस्टलाइन होती है। ये आप सिलेबस पे नहीं है, एग्जामिनर भी आपसे नहीं पूछेगा। रबड़ जो होते हैं पॉलीमेरिक होते हैं, ये क्रिस्टलाइन है। नायलॉन पॉलीमेरिक होता है, ये अमॉर्फस या ब्रिटल होता है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइन। बी पार्ट, 3 graphs ABC of figure 5.1 represent the variation with extension X of tension F in a specimen of 3 different materials. One of the material is polymeric, one is brittle, and other is ductile. They are not shown in the order. आप यहाँ पे इसको ऊपर करते हैं एरो से जी। और हाँ, 3 ग्राफ गिवन है, फोर्स एक्सटेंशन और फोर्स एक्सटेंशन, तीनों मटेरियल्स के ग्राफ गिवन है। अच्छा बेटा, जिसमें ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट होता है, ये पार्ट ये बेसिकली मेटल्स का होता है। ये क्या होता है? डक्टाइल बिहेवियर शो कर रहा होता है। पहले स्ट्रेट लाइन में, बाद में एक्सटेंशन एक्सिस की तरफ मोड़ा है, तो ये डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ ऐसा होता है। जो ब्रेकिंग पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन होता है, हुक्स लॉ ऑब्ले करता है, ये ब्रिटल मटेरियल का होता है, ग्लास का हो सकता है, अमॉर्फस मटेरियल का हो सकता है। और जो हुक्स लॉ ऑब्ले नहीं करता, ये आमतौर पे पॉलीमेरिक मटेरियल का होता है। अच्छा, पूछ क्या रहा है? स्टेट द टाइप ऑफ मटेरियल स्टेट द टाइप ऑफ मटेरियल विच वुड प्रोड्यूस द लाइन शोन इन ईच ग्राफ। कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल है? हाँ जी, इसमें अमॉर्फस है, अमॉर्फस और ब्रिटल। ये डक्टाइल बिहेवियर है, और बेटा ये पॉलीमेरिक है। पॉलीमेरिक हुक्स लॉ आमतौर पे ओबे नहीं करते। चलिए, जिसमें पहले स्ट्रेट होता है, बाद में एक्सटेंशन एक्सिस से मुड़ जाता है, ये डक्टाइल बिहेवियर होता है। डक्टाइल बिहेवियर, इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। ये लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्यू बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्यू बनेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट ऊपर करें। Use graph B to estimate the work done in stretching the specimen from 0 to 4. 0 to 4 तक स्पेसिमेन को स्ट्रेच करने में आपने क्या बताना है? वर्क डन बताना है। 0 से 4 मिलीमीटर तक स्ट्रेच करने में वर्क डन। हाँ जी, कौन से ग्राफ में बताना है? बी में। ये भी ग्राफ है। 0 से 4 तक स्ट्रेच करने में वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के नीचे एरिया निकालना है। तो आप देखते हैं ये ट्राइंगल है और ये ट्रोपीजियम है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये एरिया क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 2, हाइट कितनी है? 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस इसका एरिया कितना बनेगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड 3 है, ये साइड ये 3.2 है, ये 3.2 होगा ऑलमोस्ट 3.2। तो एक साइड 3 है, एक साइड 3.2 है। 3 प्लस 3.2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये जो है 2। ये 2 से कट गया, यहाँ पे हो गया 3 प्लस ये 2 से कट गया, ये हो जाएगा 6.2, हो जाएगा 9.2। क्योंकि यूज किया मिली यूज किया तो मिली जॉउल्स 9.2 मिली जॉउल्स। हमने एरिया निकाला है 9.2 मिली जॉउल्स। लेट मी कंफर्म ऑन द मार्किंग। ऑलमोस्ट ये आ रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 12 वेरी 21। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज, टेम्परेरी चेंज होता है ना, टेम्परेरी। ये होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन, मटीरियल वापस नहीं आ रहा। अच्छा, कॉपर वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है और एरिया गिवन है आपको। मैं लिख देता हूँ एरिया कितना है? 1.54 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है? 1.75 मीटर्स, और हैज द ब्रेकिंग स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेस 2.2 इंटू 10⁸ पास्कल्स। स्ट्रेस का सिंबल होता है, ये मैंने डेटा लिख लिया। अब आगे चलते हैं।
लिखते रहो। अच्छा, द यंग मॉडुलस इज दिस मच। यंग मॉडुलस गिवन है आपको। यंग मॉडुलस कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करती है 1.2 into 10 power 11 पास्कल्स। कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स। फोर्स निकालनी है, ब्रेकिंग स्ट्रेस पता है, एरिया पता है, तो फोर्स निकालनी है। तो हमें पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस यूज करेंगे तो ब्रेकिंग फोर्स आएगी, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। सो कैलकुलेटर उठा के बेटा, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 2.2 into 10 power 8 इंटू एरिया। एरिया कितना है 1.54 into 10 power -6। क्या है 3.38 10 power 2। ठीक है, 10 power 2 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा न्यूटन्स। ये फोर्स आ गया 3.38 into 10 power 2। अच्छा, आगे कहते हैं स्ट्रेस ऑफ दिस मच इज अप्लाई टू द वायर, कैलकुलेट एक्सटेंशन। इतनी स्ट्रेस अप्लाई की है, एक्सटेंशन निकालनी है। स्ट्रेस पता है, एक्सटेंशन निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेन तो नहीं, एक्सटेंशन गिवन है, आप इसको एक्सटेंड ओवर एरोप्लेन मोड में किया। अच्छा भाई, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस से पता है स्ट्रेन की जगह ई ओवर एल लिख लेंगे, ई ओवर एल, ये एल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेस इनटू लेंथ ओवर ई। बेटा ये डिवाइड हो रहा होता है ना, अगर आपको नहीं समझ में आता कि ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ई ओवर एल स्ट्रेन होता है, इसको उल्टा कर दें, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एल ओवर ई, बड़ी ये चीज बन जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, स्ट्रेस को लेंथ से हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्सटेंशन, ई को सब्जेक्ट करेंगे, ई किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू लेंथ ओवर कैपिटल ई। इनकी पोजीशन इंटरचेंज होगी। अब स्ट्रेस कितनी है आपको पता है, स्ट्रेस कितनी है, स्ट्रेस 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 ये है 9.0 इंटू 10 पावर 7, लेंथ थी 1.75 मेरे ख्याल से, लेंथ 1.75 है। और यंग मॉडुलस कितना है, यंग मॉडुलस 1.2 इंटू 10 पावर 11, 1.2 इंटू 10 पावर 11। जी बेटा सॉल्व करेंगे उसको, तो बेटा एक्सटेंशन आ जाएगी मीटर में, एक्सटेंशन आ रही है कितनी आ रही है, ये दोबारा चेक करना, स्ट्रेस इतनी है, stress of this is applied 1.31, 1.31 into 10 power -3, 1.31 into 10 power -3 meters. Yeah, सही है। Explain why it is not appropriate to use Young modulus to determine the extension and the braking force is applied. जब ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जब ब्रेकिंग फोर्स पे तो मटेरियल आमतौर पे वो नहीं रहता ना, मटेरियल क्या होता है अपनी इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर देता है, तो हुक स्टॉप नहीं होता, तो मटेरियल इलास्टिक नहीं रहता। ब्रेकिंग फोर्स को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि मटेरियल इलास्टिक नहीं रहता, तो उसका ये आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे रिमेंबर 12 और इसको ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके असाइनमेंट की तरतीब से कह रहा हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे। विद द रेफरेंस टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल, पॉलीमेरिक एंड अमॉर्फस मटेरियल। बेटा ये आपके सिलेबस पे नहीं रहा। मेटल्स में क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक में लॉन्ग चेन होती है, कार्बन चेन जिनमें साथ में आइंस लगे होते हैं और उनके अंदर क्रॉस लिंक्स होती हैं। अमॉर्फस मटेरियल क्या होता है, जिसमें कोई रेगुलर रिपीटेड स्ट्रक्चर नहीं होता, शॉर्ट रेंज स्ट्रक्चर हो सकता है, लॉन्ग रेंज तो रिपीटेड स्ट्रक्चर नहीं होता। वीडियो से आ रही है ना, तो नहीं होता। तो बेटा ये चीजें आप सिलेबस में नहीं है, पहले थी, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप मार्किंग स्कीम से देख सकते हैं इसको, कि इसमें रेगुलर रिपीटेड स्ट्रक्चर होगा तो मार्किंग स्कीम दिखाया, पॉलीमेरिक में लॉन्ग चेन होती है तो
इसका आंसर इसी ये मेटल्स रेगुलर इक्विटी स्ट्रक्चर है, लेटिस होता है, ओवर लॉन्ग रेंज होता है। पॉलीमेरिक क्या होता है, टेंगल चेंज होती है, और मेटल मटेरियल में डिसऑर्डर इरेगुलर रेंज होता है। जब सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने मार्किंग स्कीम पढ़ दी। बी पार्ट ऑन फिगर 3.1 sketch the variation with extension of the force distinguished between metal and polymeric. मेटल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक या इलास्टिक लिमिट तक, फिर एक्सटेंशन एक्सिस जब होता है, ये डक्टाइल बिहेवियर होता है, इट बेंड्स टुवर्ड एक्सटेंशन एक्सिस। ये लोडिंग कर्व है और अनलोडिंग स्ट्रेट लाइन होता है। पॉलीमेरिक मटेरियल, पॉलीथीन का ग्राफ कैसा बनता है या रबर बैंड का ग्राफ कैसा बनता है, या रबर बैंड का ग्राफ ह्यूग्स लॉ वेरी का पॉलीमेरिक मटेरियल का ग्राफ ऐसा होता है, लोडिंग, ये लोडिंग कर्व, अनलोडिंग होता तो नीचे आ जाए। चलिए बस ठीक है, तो ये कर्व बना के दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 12 वेरिएंट 22 स्ट्रेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, फोर्स और एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा आगे कहते हैं, नेक्स्ट ऊपर कहते हैं बी पार्ट। A spring is attached to a support and hangs vertically as shown in figure 6.1. Spring है, the mass है, an object of mass m 0.41 kg is attached to the lower end of the spring. The spring extends until m is at rest. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे रुका हुआ है। जितना भी इसका वेट एक्ट कर रहा है वो टेंशन बैलेंस करेंगे। वेट गिवन है, वेट गिवन है, इसका मास गिवन है 0.41 kg मास गिवन है। The spring constant given है आपको 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर। Show that extension of the spring is about 6.1। हमने एक्सटेंशन निकालनी है, तो आपको पता है यहाँ पे टेंशन वेट की इक्वल है, जितना वेट है उतनी टेंशन है। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के ई, फोर्स की जगह पे टेंशन जब वेट आ जाएगा mg आ जाएगा, mg इज इक्वल टू के ई। ओके, n कितना है 0.41, g कितना है 9.81, e कितना है 25, और बेटा e निकालना है, 25 आगे डिवाइड हो जाएगा, e इज इक्वल टू 0.41 इंटू 9.81 ओवर 25, इट गिव्स ऑलमोस्ट ये आंसर आ जाएगा 0.16 मीटर्स आंसर आ जाएगा। हमने प्रूव कर रहे हैं। अच्छा आगे कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये प्रूव करना था आपने, इजी था। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी पार्ट। द ऑब्जेक्ट n इज पुल्ड डाउन अ फर्दर 0.6 डायग्राम पे है, थोड़ा नीचे बस यहाँ, तो कह रहे हैं इसको नीचे पुल किया है, इस मास को नीचे पुल किया है, इतना पुल नहीं किया है। द ऑब्जेक्ट m is pulled down a further इतना डिस्टेंस, ये 0.06 मीटर्स है, and then released. State the forces acting on it. अच्छा पहले क्या था, जरा इसको ड्रॉ करें। असल में तो उसकी लेंथ इतनी थी ना, जब वेट नहीं था, ये ओरिजिनल लेंथ, वेट है किया तो यहां पर आ गया, यहां पे कितना एक्सटेंडेड था, यहाँ पे कितना एक्सटेंशन कितनी थी 0.16 लोड के हैंड करने। अब वो कह रहे हैं इसको नीचे पुल किया R से S तक, द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड डाउन अ फर्दर दिस मच, तो टोटल एक्सटेंशन पता कितनी होगी आपकी, टोटल एक्सटेंशन ऐड हो गई है। पहले जब ये लोड हैंग था तो इतनी एक्सटेंशन थी, अब फर्दर नीचे आ गया तो टोटल एक्सटेंशन हो गई 0.22 मीटर्स। अच्छा कह रहे हैं कि जब इसको रिलीज करते हैं यहाँ पे तो कौन सी फोर्सेज लग रही है, जब यहां से इसको रिलीज करोगे तो अब इसके ऊपर को क्या एक्ट कर रही है, टेंशन, और नीचे को क्या एक्ट कर रहा है, वेट। स्टेट द फोर्सेज एक्टिंग टू टेंशन एंड वेट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मास। अब एक्सेलरेशन निकालना है, जब आप उसको रिलीज करेंगे तो ऊपर को एक्सेलरेट करेंगे, तो ऊपरली फोर्स फॉरवर्ड फोर्स, ये बैकवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फॉरवर्ड फोर्स के टेंशन किसकी इक्वल होती है, के टाइम एक्सटेंशन, बैकवर्ड फोर्स वेट है इज इक्वल टू एम ए। अब वैल्यूज डाल दो, के कितना है 25, ई कितना है 0. टोटल एक्सटेंशन 0.16 प्लस दिस 0.22, वेट कितना है 0.41 इंटू 9.81
इज इक्वल टू मैस 0.41 इंटू ए। जी बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे ए के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस दिस, जो आंसर आएगा उसको 0.41 पे डिवाइड कर दें, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाता है 4.39 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी से चेक कर लेना है। एक्सेलरेशन ये आ रहा है, अभी इट इज रिलीज्ड, कितना आ रहा है हमारा आंसर कितना है 5.52 माइनस दिस वेट, चेक करें बाबा, एक्सेलरेशन 3.7 आना चाहिए। 25 टू 7 कितना है 5.5 माइनस 0.41 इंटू 9.81, आंसर बेटा ये कितना है 4.002, ठीक है, माइनस करो उसको इस पर डिवाइड कर दो। मेथड यही है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक है 0.41 इंटू ए, आंसर क्या है ए, इसको डिवाइड करेंगे 5.5 माइनस 4.02 डिवाइड बाई 3.6 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है। अच्छा बेटा नेक्स्ट अगला पार्ट भी रहता है, एक्सप्रेशन निकाल लिया। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द एनर्जी चेंजेस द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट एन इज रिलीज एंड फर्स्ट टाइम इट रिटर्न्स टू आर। एनर्जी चेंजेस बतानी है, डायग्राम दिखाओ बेटा। जब इसको रिलीज कर रही है तो एनर्जी चेंजेस क्या आ रहे हैं, ये जब यहाँ से रिलीज कर रहे हैं उस पर एनर्जी चेंजेस क्या आ रही है, जब यहाँ से रिलीज कर रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, पहले रुका हुआ था ये ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा, पहले रुका हुआ तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, लेकिन डिफॉर्मेशन कम हो रही है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। तो लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कन्वर्टेड इनटू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन जीपी, जीपी भी गेन कर रहा है, सही, इजी सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, आप असाइनमेंट खोल लेंगे अगर आपके पास है तो फिर इजी हो जाएगा, सही। ऊपर है, अच्छा, June 11 variant 23, June 11 variant 23. So Stokes law, force is directly proportional to extension. तो एक आधा पुराने नंबर, force is directly proportional to extension हो जाएगा। B part proper. A spring is compressed by applying the force. The variation in compressed force is shown. Force extension ग्राफ के बने, force extension ग्राफ के बने। तो देखिए कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने हैं, आपको ग्राफ के बने, फोर्स एक्सटेंशन स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है इसका जो ग्रेडियंट होता है, इसका जो ग्रेडियंट होता है वो किसके इक्वल होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होता है। यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट। हाँ जी, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते हैं, या कोई सा दो पॉइंट ही ले सकते हैं जिनको पढ़ना आसान है। ये एक्सटेंशन 50 है, तो फोर्स कितनी इनके दरमियान है, ये वैल्यू 40 है, ये 60 है, तो 40 62 42 44 46 48 50 62 63, ये 63 है, तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर, ये होगा फोर्स ओवर एक्सटेंशन, फोर्स 63, एक्सटेंशन कितनी है 50 मिलीमीटर है, इंटू 10 पावर -3, -3 जाके 1000 बन जाएगा, 63,000 ओवर 50, 0 से कट के चेक करें कितना आंसर 1260, क्या न्यूटन पर मीटर, याद है। बस इतना ऊपर करने के ग्राफ मुझे नजर आता है, थोड़ा ऊपर करते बस, एक और डाउन ऊपर करते, थोड़ा नीचे,
show that the work done in compressing the spring by 36 meter is 0.81. 36 मिलीमीटर तक इसको कंप्रेस करने में वर्क डन कितना है 0.81 जॉल्स। तो अब हम क्या करेंगे, क्या निकालना है बेटा, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है और आपने वर्क डन निकालना है। वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व। 36 यहाँ पर होगा, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये 36 के यहाँ पे एरिया निकालना है, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, इनका मिडल बन है 42, 44, 45 निकल रहा है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया हाफ बेस हाइट, हाफ बेस कितनी है 36 इंटू 10 पावर माइनस 3, हाइट कितनी है 45 हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 45 इंटू 10 पर 18 मल्टीप्लाई 45 0. सब कुछ करने के बाद आ रहा है 0.81 जॉल जी प्रूव कर रहा है। क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, और 10 पर माइनस हो गया, ठीक है जी, ये हो गया प्रूफ, एरिया निकालना था। तो 36 कंप्रेस कर रहे हैं, जब एक्सटेंशन 36 है, जब एक्सटेंशन 36 है तो फोर्स कितनी है 45 और एनर्जी कितनी आ गई है 0.81 जॉल स्टोर्ड एनर्जी। अब बेटा ऊपर करेंगे और ऊपर सी पार्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ ऊपर ठीक है और ऊपर बैठा। अ चाइल्ड्स टॉय यूजेस the spring to shoot a small ball vertically upwards. The ball has mass this much. उसी compressed spring को बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉल का mass गिवन है, the spring constant, the spring in the twice compressed by 36 millimeters. इसको 36 compress किया हुआ है, इतनी एनर्जी स्टोर है। Assume that all strain energy is converted to kinetic energy of the ball. जितनी भी strain energy थी बॉल की kinetic energy बन गई है। Using the result, calculate the speed with which the ball leaves. तो क्या करेंगे, लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लूज की, जितनी थी इतनी स्टोर थी, 0.81 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 0.81 इंटू 2 और मैथ आके डिवाइड हो जाएगा। मैथ कितना था, मैथ ऑफ 25 ग्राम्स, 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी भी चेंज किया इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बाकी स्कीम देख लो सकते हैं, राइट पे उसके नीचे आएगा, ओके। तो बेटा हाफ वी स्क्वायर से वी की वैल्यू आ जाएगी, आप नीचे करो। वी आ रहा है बेटा आपका 8.0 8 आ रहा है, मैच वही है बेटा, 8 आ रही है। तो हमने क्या किया, लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, ओके, स्पीड से आगे कहता है डिटरमिनिंग द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग रिक्वायर्ड फॉर द बॉल टू लीव द स्प्रिंग विद ट्वाइस द स्पीड। कितना उसको कंप्रेस करें कि वो डबल स्पीड से जाए। अब रिलेशन निकालना पड़ेगा कंप्रेशन और स्पीड का, कितना उसको कंप्रेस करें कि डबल स्पीड से जाए, ओके। एनर्जी कन्वर्जन क्या लग रहा था, लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये था। अब आप डबल स्पीड से लॉन्च करना चाहते हैं तो मुझे एक्सटेंशन और स्पीड में रिलेशन निकालना है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एफ ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। फोर्स कांस्टेंट नहीं है जैसे, तो आपने कांस्टेंट्स लेके आनी है, ई का और वी का रिलेशन है, बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो एक और फार्मूला भी होता है हाफ के ई स्क्वायर, हुक्स लॉ में होता है, तो ये लगता है ये यूज करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एक्सटेंशन चेंज होती जाएगी फोर्स वेरी करेगी। हमें ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें ई और वी आए, बाकी सब कांस्टेंट बन जाए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है। तो ई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर या वी इज प्रोपोर्शनल टू ई। तो अगर आपने डबल स्पीड से फेंकना है तो डबल रिफॉर्म करना पड़ेगा, डबल एक्सटेंड करना पड़ेगा।
36 से जितनी स्पीड से जा रहा है, अगर आपको ट्वाइस स्पीड से उसको लॉन्च करना है तो उसका कंप्रेशन भी ट्वाइस होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई हो देना। कैसे निकाला? लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने किस पे रिलेशन निकालना है? कंप्रेशन में, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन में और स्पीड में। तो ई और वी में रिलेशन निकालना है। तो असल ये इक्वेशन है, लेकिन हमने ऐसा रिलेशन बनाना है जैसे ई आए और वी आए, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हो। ये रिलेशन नहीं लग सकता क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे एक्सटेंशन चेंज होगी फोर्स चेंज होती रहेगी। एफ की जगह के ई लिख दिया, तो के ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिस। अब ये कांस्टेंट्स को हटा दें, कांस्टेंट और इज इक्वल टू पर ला दें तो प्रोपोर्शनल आ जाता है। स्क्वायर रूट लें तो ये रिलेशन आ गया। तो डबल स्पीड से लॉन्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? डबल एक्सटेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट आगे कहता है डिटरमिन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट इन कंप्रेशन 1 और मैक्सिमम पॉसिबल हाइट इन कंप्रेशन 2। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट इन कंप्रेशन 1 तो कितना कंप्रेस था? 36 मिलीमीटर। यहां पे कितना कंप्रेस है? उसका डबल 72 मिलीमीटर। सेकेंड पार्ट। अच्छा, अब आपको पता है कि जितनी भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले काइनेटिक बनती है, फिर काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनती है। मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हाइट का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या रिलेशन है? हमें पता है लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन जीटी से हाइट का टाइम हाफ के ई स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन का स्क्वायर। हाइट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ना h1 ओवर e1 स्क्वायर h2 ओवर e2 स्क्वायर। ये सिंपल, हाइट 1 ओवर हाइट 2 इज इक्वल टू e1 स्क्वायर ओवर e2 स्क्वायर। स्क्वायर का रिलेशन। हाँ जी, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट फॉर कंप्रेशन इतना, क्या? स्क्वायर का रिलेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 का स्क्वायर ओवर 72 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर 1/4। क्या आ जाएगा? 1/4। सॉल्व करेंगे तो 1/4। बेटा दोबारा सुनो, हमने मैक्सिमम हाइट का रिलेशन बताना है। हाइट और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन। हाइट mgh में आती है तो ये रिलेशन है। तो जब यहाँ पे कंप्रेशन डबल है तो यहाँ पे हाइट 4 टाइम्स आता हूँ, जिसके बताता हूँ। ये 1 में शो 4 बन जाएगा। तो मार्केट स्कीम में कंफर्म करें बेटा, राइट पे ये नीचे 4 और ऊपर जाने थोड़ा सा और जाने नीचे वाला स्टेप नीचे लगिए। ये 1 और 4 ये क्या है? अब इसी के नीचे वाला क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम चेक करेंगे कितना होगा? तो तुमने 45 मिनट तक चलना। अच्छा बेटा, रिमेंबर 02 क्वेश्चन नंबर 9। An aluminium wire of length 1.8 meter and cross sectional area this much has a fixed end to a rigid support। आपको एरिया गिवन है, एरिया लिख लेता हूँ यहाँ पे। एरिया कितना है? 1.7 into 10 power minus 6 meters square has one end fixed to a rigid support. A small weight hangs from the free end as illustrated. A small weight hanger है और उसकी लेंथ कितनी है? 1.8 meters। बेटा ऊपर करते हैं सर, डायग्राम तक बस। अच्छा, क्या कहते हैं? The resistance of the wire is this much। resistance given है आपको, resistance 0.030 ohms। And the Young modulus is 7.1 into 10 power E, capital E, Young modulus 7.1 into 10 power 10 pascals. The load of wire is increased by 25 meters. तो load कितना है? Increase मतलब weight कितना है? 25 meters. Calculate the increase in stress. Stress निकालो। तो stress होता है force over area या weight over area भी, force given है, area भी given है। Force 25 है, area 1.7। 25 over 1.7 into 10 power minus 6, ये ऊपर जाके मिलियन बन जाएगा। तो 25 into 10 power 6 over 1.7, 25 over 1.7।
क्या रहा है 25 डिवाइड बाई 1.7 करो 25 डिवाइड बाई इसको छोड़ दो 10.6 7 आ जाएगा ठीक है पास कर ये आंसर आ जाएगा 14.7 आएगा ना तो फिर 1.47 तो इंक्रीज इन स्ट्रेस आ रहा है। अच्छा बेटा आगे कहते हैं द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर द चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन निकालनी है द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर ओके क्या क्या गिवन है आपके पास चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन निकालनी है एक तो होता है फिजिकल के तो गिवन नहीं है तो दूसरा यंग मॉडल्स का फॉर्मूला लग जाएगा FL ओवर AE अब E निकालना है E इज इक्वल टू FL ओवर A कैपिटल E F कितने हैं 25 लेंथ कितनी है 1.8 एरिया कितने हैं 1.7 इंटू 10⁻⁶ और यंग मॉडल्स कितने हैं बेटा यंग मॉडल्स लिखा 7.1 इंटू 10⁻10 फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन आ जाएगी आंसर देख लो मार्किंग से ऊपर करो बेटा ये आ रहा है नेचुरल वही है 0.37 इंटू 10⁻³ आएगा ठीक है ऊपर करो ये आ जाएगा 0.37 मिलीमीटर चेक कर ले आंसर अच्छा करो 25 मल्टीप्लाई बाय 1.8 हाँ जी 25 मल्टीप्लाई बाय 1 10 की बात छोड़ दिया करो 25 इंटू 1.8 क्या आंसर आता है इसको डिवाइड करो 1.7 क्या है दिखाऊं देखो हाँ जी बेटा -4 ये होती है वही आ जाएगा 0.37 मिलीमीटर अच्छा बेटा ये हो गया सॉल्व नेक्स्ट चेंज इन लेंथ निकाल दिया assuming that area of cross section doesn't change when the load is increased determine the change in resistance चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल दिया ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक है हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए ओके तो आर एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर मुझे चेंज इन रेजिस्टेंस निकालनी है तो बाकी कांस्टेंट है तो वो चेंज इन लेंथ ओवर एरिया चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ठीक है सो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना चेंज इन आर ओवर आर इन दोनों को डिवाइड कर दें चेंज इन एल ओवर एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन प्रूव हो गया ना ये कैसे आया ये आप देखना चाहते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है मैं 2 डिवाइड बाई 1 करूंगा डेल्टा आर से आर डिवाइड हो जाएगा या और रो डेल्टा एल ओवर रो डेल्टा एल तो रो ए इधर भी है रो ए इधर भी है कैंसिल हो जाएगा तो आपको बस ये रह जाएगा बेसिकली डेल्टा आर ओवर आर स्ट्रेन की इक्वल अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी डेल्टा आर ओवर आर की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में
रेजिस्टेंस की वैल्यू थी ओके और डेल्टा एल बी हमने निकाल लिया 0.37 मिलीमीटर था -3 और ये था 1.8 मुझे आर चेक करने दो आर की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.030 ohms 0.030 ohms तो सॉल्व करते हैं जो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या रह जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इसको मल्टीप्लाई करो 0.3 इंटू दिस ओवर 1.8 इसको छोड़ दियो 0.37 इंटू 0.030 ओवर 1.8 1.1 इंटू 10 पावर सब कुछ कर दिए ये कर दिए 6.2 इंटू 10 पावर -6 जी आंसर आया ठीक है 6.2 इंटू 10 पावर -6 बेटा आंसर आया आंसर चेक करें कैलकुलेटर बटन दबाने का मसला नहीं बी पार्ट होगा जी जनाब ये क्वेश्चन हो गया और कुछ है क्या नेक्स्ट असाइनमेंट के क्वेश्चन जा रहे हैं May 03 question number 3 please. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के एग्जाम क्वेश्चंस कर रहे हैं वर्कशीट से जो मैंने वर्कशीट आपको क्लास में दी थी उसी के क्वेश्चन हैं उसी तरतीब से चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर May 03 question number 3 figure 3.1 shows the variation in tensile force of the extension of the copper wire का extension force ग्राफ given है state whether the copper is ductile brittle or polymeric copper is ductile उसके बाद on figure 3.1 mark with the letter L the point on the line beyond which Hooke's law doesn't apply जहाँ तक लाइन स्ट्रेट है स्केल रख के चेक करते हैं जहाँ तक लाइन स्ट्रेट है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है स्ट्रेट लाइन तक होगी स्टेट हाउ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द वायर विल बी डिटरमिन्ड स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे लीनियर पार्ट के इनिशियल पार्ट के ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल यू नो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी चेंज इन ई ओवर चेंज इन फोर्स और ये किसके इक्वल होता है 1 ओवर के किसके इक्वल हो जाएगा 1 ओवर स्लोप तो लीनियर पार्ट का ग्रेडियंट लेंगे उसका रेसिप्रोकल लेंगे लीनियर पार्ट का ग्रेडियंट लेंगे उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट अच्छा नेक्स्ट बी पार्ट द कॉपर वायर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड passes over a pulley okay a mass hangs from the free end of the wire is shown ये 2.5 मीटर है यहाँ पे पुली है यहाँ पे वेट हैंग किया है the length of the wire between the fixed point and the pulley is 2.5 given है then the mass of the wire is increased by 6 kg the pointer attached to the pulley rotates through an angle of 6.5 degrees the pulley has diameter this much it is rough so that the wire doesn't slide over it for the increase in length for the increase in mass show that the wire extends by 0.17 इसको मैं बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा आप सपोज करें कि पहले वायर यहाँ तक थी यहाँ तक और पॉइंटर भी यहीं पे था बाद में ये जब वेट आपने हैंग किया यहाँ पे 6 kg ये घूम गई और ये पॉइंट ए पॉइंट अब यहाँ पर आ गया और पॉइंटर भी यहाँ पर आ गया तो ये जो आर्क लेंथ है एक्सटेंशन यही हुआ हम ये आर्क लेंथ निकालना है आर्क लेंथ पहले यहाँ पे था ये पॉइंटर यहाँ पे था सपोज कर लें अब जब वेट हैंग किया तो ये स्लिप भी आगे चले गए ये कोना यहाँ पे पहुंच गया तो ये जो आर्क लेंथ है ये एक्सटेंशन है तो आपने ये आर्क लेंथ निकालनी है तो आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं आपको पता है आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर थीटा ओवर 260 इंटू 2 पाई आर तो थीटा कितना है 6.5 ओवर 360 इंटू 2 इंटू 3.14 और रेडियस कितना आपको डायमीटर के बैलेंस करेगा कॉपर वायर का लेंथ ऑफ वायर डायमीटर 3 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा इसका आता 1.5 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करना तो ये आ गया बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.17 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा तो हमें क्या करना है क्वेश्चन क्या था वायर का कोना यहाँ तक है आप सपोज करें यहाँ तक चलिए यहाँ तक है बड़ा करके लिखा पहले वायर का कोना यहाँ तक था और पॉइंटर भी यहीं पे ड्रॉ कर जब वेट हैंग किया ये घूम गया और पॉइंटर पे ये पॉइंट यहाँ पर आ गया तो
तो ये आर्क लेंथ क्या शो कर रही है? एक्सटेंशन। सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आएगा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। 360 होता तो 2 पाई आर के इक्वल होता, 6.5 है तो कितना एंगल होगा? रेशियो को क्वेश्चन में लगा सकते हैं। 360 एंगल टर्न करता तो कितना लेंथ में इजाफा होता? 1 सर्कमफ्रेंस। अब इतना एंगल मूव किया तो कितना होगा? x। सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, फॉर्मूला आता तो भी आ जाएगा। एक्सटेंशन निकाल दिया आपने। कैलकुलेट द इंक्रीज इन स्ट्रेन ऑफ द वायर। इंक्रीज इन स्ट्रेन, स्ट्रेन निकालनी है। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल ओवर एल। कितना एक्सटेंड हुआ? 0.17 मीटर में चेंज करें इंटू 10⁻²। एल कितना था? 2.5। क्या आ जाएगा इंक्रीज इन स्ट्रेन? आंसर कितना है? -4 10⁻⁴। इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटा स्ट्रेन। नेक्स्ट पार्ट, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 7.9 into 10⁻⁷ है। अच्छा, कैलकुलेट द इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस निकालना है, फोर्स ओवर एरिया। और 6 kg मेरे ख्याल से हैंड किया था। 6 मैस mg लग जाएगा, 9.81 और एरिया कितना? 7.9 into 10⁻⁷। सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा इंक्रीज इन स्ट्रेस। यूज योर आंसर टू डिटरमिन द यंग मॉडुलस। अब दोनों आंसर यूज करेंगे। क्या था? 7.4 into 10⁻7 पास्कल्स। आगे यंग मॉडुलस निकालने तो पूरा दोनों आंसर आए, इंक्रीज इन स्ट्रेस और इंक्रीज इन स्ट्रेन, तो यंग मॉडुलस आ जाएगा। ये कैलकुलेटर बटन दबा देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, suggest how you could check the elastic limit of the wire is not exceeded when the extra load is attached. एक्स्ट्रा लोड अटैच किया, हमें कैसे पता चलेगा इलास्टिक लिमिट एक्सीड क्यों नहीं? लोड को रिमूव करेंगे, देखेंगे पॉइंटर दोबारा उसी जगह पर आ रहा है कि नहीं आ रहा जहां पे पहले था। 6.5 डिग्री आगे गया था, ये 6.5 डिग्री पीछे वापस आ जाता है कि नहीं आ जाता, इस तरह कंफर्म हो जाएगा। अनलोड द वायर और चेक करते हैं कि वायर वापस आई है कि नहीं, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। November 04, question number 5. हाँ जी, a metal wire has unstraight length L, cross-sectional area A. When the wire supports a load F, the wire extends by an amount delta L. The wire obeys Hooke's law. Write down the expression in terms of L, A, F, delta L. The applied stress. Applied stress क्या होती है? F over A. The tensile strain. Strain का expression निकालनी है। डेल्टा एल ओवर एल, एक्सटेंशन और रीजन है। यंग मॉडल्स का एक्सप्रेशन लिखना है। यंग मॉडल्स होता है एफ एल ओवर ए, एफ एल ओवर ए डेल्टा एल, ठीक है। ये हो गया आसान पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बी, स्टील वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया क्या बनाया आपको, इज हीटेड टू अ टेम्परेचर 650 Kelvin. It then clamped between two rigid supports. इसको clamp कर दिया, वायर को हीट अप किया इतने टेम्परेचर तक और यहाँ पे क्लैंप कर दिया। अब इसको थर्मल एक्सपेंशन आया है वायर में। द वायर इज स्ट्रेट बट नॉट अंडर टेंशन, स्ट्रेट है लेकिन टेंशन में नहीं। द लेंथ बिटवीन द सपोर्ट्स इज 0.62। द वायर इज अलाउड टू कूल टू 300 Kelvin। ठंडा किया तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बंधी हुई है तो उसके अंदर टेंशन आ जाएगा। When the wire is allowed to contract 1 meter, the length of wire decreases by this much. For every 1 Kelvin decrease in temperature. कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर की लेंथ हो और 1 केल्विन टेम्परेचर कम करें तो उसकी लेंथ में जो थर्मल एक्सपेंशन आता है, जो चेंज आता है, वो कितना आता है? 0.012 मिलीमीटर। 1 मीटर की वायर का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए इसमें जो लेंथ में चेंज आता है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंसिविटी। ये लीनियर एक्सपेंसिविटी होती है कि 1 मीटर वायर का
एक मटेरियल का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से जितनी लेंथ में चेंज आता है वो इतना जिसकी लीनियर एक्सटेंसिविटी होती है, वैसे अपने नॉलेज के लिए बताया। अब वो कह रहे हैं शो दैट द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर व्हेन द वायर इज कूल्ड फ्रॉम 650 टू 300 वुड बी 2.6 मिलीमीटर। हमें शो करना है कि जब उसका टेम्परेचर 650 से 350 के 300 कर दें, शो दैट द टेम्परेचर कूल डाउन 300 कर दें। इस T1 से T2 का आने में हमें शो करना है कि वो कितना कॉन्टैक्ट होने चाहिए, उसको 2.6 होना चाहिए, चेंज इन लेंथ 2.6 मिलीमीटर होनी चाहिए, ये प्रूव करना है। अच्छा बेटा, अब ये रिलेशन बताया आपको, 1 मीटर का 1 केल्विन चेंज करने में कितना चेंज आता है। तो हमारी वायर तो 1 मीटर नहीं है, हमारी तो 0.62 है, तो हम इससे पहले निकालेंगे 1 मीटर होती तो इतना चेंज आता, 0.62 है तो कितना चेंज आएगा। 1 मीटर होती तो कितना चेंज आता, 0.012, 0.62 मीटर है तो कितना चेंज आएगा x, तो ये x हो जाएगा 0.012 मल्टीप्लाई बाय 0.62, इसको आप मल्टीप्लाई करो बेटा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, आराम से बोलो क्या, -3 मीटर्स इन मिलीमीटर। बेटा इस रिलेशन को यूज किया है, 1 मीटर लेंथ का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करें तो इतना चेंज आएगा। अब हमारी लेंथ तो 1 नहीं है, हमारी तो 0.62 है, तो 0.62 में कितना चेंज आएगा ये। अच्छा ये चेंज आ रहा है फॉर 1 डिग्री, ये कितना चेंज आ रहा है फॉर 1 केल्विन। अब हम 1 केल्विन तो कम नहीं कर रहे, हम कितना कम कर रहे हैं, 650 से 300। हाउ मच डिक्रीज इन टेम्परेचर, 350। अब अगर रिलेशन है 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज हो तो कितना चेंज आता है, 350 हो तो कितना आएगा ये, हाँ 1 केल्विन से कितना चेंज आता है, लेंथ में कितना चेंज आता है 7.4 इंटू 10⁻³ तो 350 केल्विन चेंज होगा तो कितना आएगा x, तो बेसिकली 350 से मल्टीप्लाई करते हैं, x कितना हो जाएगा 7.41 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 350, वही आ जाएगा पॉइंट तो प्रूव करना है 2.6 मिलीमीटर, 2.59 समथिंग, तो x कितना आ रहा है 2.6 मिलीमीटर। मुझे पता आपको समझ में नहीं आया बेटा, वो कह रहे हैं कि एक वायर है, जिस मटेरियल की वायर है अगर उसका 1 मीटर हो और उसका 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना हो तो लेंथ में इतना चेंज आता है। 1 मीटर की वायर में 1 केल्विन में इतना चेंज आता है। अब ना तो 1 मीटर की वायर है ना 1 केल्विन चेंज कर रहे हैं, हमारी वायर कितनी लंबी है 0.62 मीटर, तो रेशियो प्रोपोर्शन यूज करेंगे कि 1 मीटर का जब 1 केल्विन चेंज करते हैं तो कितना चेंज आता है, इसका चेंज करेंगे तो कितना आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन से आ गया कि इतनी लेंथ का 1 केल्विन चेंज करेंगे तो कितना चेंज आएगा। अब हम 1 केल्विन तो नहीं कर रहे, हम तो 350 केल्विन कम कर रहे हैं, देखो ना 650 से 300 पे आ रहा है, हम चेंज कर रहे हैं 350 केल्विन, तो कहें 1 केल्विन चेंज करने से लेंथ में इतना चेंज आता है, तो 350 से कितना चेंज आएगा, उसको 350 से मल्टीप्लाई करें 2.6 आएगा, सोचेंगे तो समझ में आता है। नेक्स्ट बेटा ये पार्ट हो गया सॉल्व। ये अनयूजुअल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड था। चलिए the young models of the steel is this much, वायर इन चीज़ों ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे वायर थी 2.5 मीटर लेंथ थी और इसकी एक्सटेंड कितना आया था, जब आपने 650 से 300 किया तो 2.6 मिलीमीटर। The young models of the steel is this much, calculate the tension in the wire at 300। अब अपने टेंशन निकालनी है, इस वायर में टेंशन कितनी होगी। यंग मॉडल्स का फॉर्मूला होता है, यंग मॉडल्स स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन या FL ओवर AE। यंग मॉडल्स पता है 2 इंटू 10⁻11, F कितने हैं फोर्स तो निकाल दी, लेंथ कितनी थी 2.5 ओरिजिनल लेंथ, ओवर एरिया था ना, एरिया क्वेश्चन में गिवन था, एक्सटेंशन पता कितनी है 2.6, एरिया चेक करिए, एरिया ऑफ वायर गिवन है क्वेश्चन में
7.9 into 10 power minus 7. 7.9 into 10 power minus 7. एरिया था 7.9 into 10 power minus 7. चलिए माइनस 10 हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई होगा 1 रह जाएगा, 20 हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा f, ये सब कैंसिल हो गई, पावर 20 हो गई। 20 into 7.9 into 2.6 divided by 2.5, 28 times। चेक करो पोस्ट किया 164.3 यानी 164 4 17 660। अच्छा लेंथ, सॉरी लेंथ 0.62 है, गलत लिखी थी, 0.62 है, सॉरी अब सही कह लेंथ 0.62 है। तो आंसर आपका आ जाएगा 660। वैल्यूज डालें, मैंने मार्किंग स्कीम में देखी है, सब कुछ सही है। फोर्स की वैल्यू आ रही है 660 न्यूटन्स। इसमें जो टेंशन आ गई है 660 न्यूटन आ गई है। पहले टेंशन नहीं थी, पहले तो नॉर्मल लेंथ की थी ना। जब ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन सपोर्टेड है, वो खिंच जाएगी, टाइट हो जाएगी। जैसे हाई टेंशन केबल नहीं टाइट हो जाती सर्दियों में, जो खंभे की वायर होती है गर्मियों में लटक जाती है, सर्दियों में टाइट हो जाती है। आगे कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज दिस मच, मैक्सिमम स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस 250 है। यूज द इंफॉर्मेशन इन योर आंसर वेदर द वायर ब्रेक और नॉट। अच्छा, उसकी मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी है, इतनी स्ट्रेस के बाद वो टूट जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं कि हमारी अभी स्ट्रेस कितनी है, इस टेंशन के ऊपर स्ट्रेस कितनी है। टेंशन इतनी और एरिया आपको पता है 7.9 into 10 power minus 7 था मेरे ख्याल से, ठीक है, एरिया ये था। अब हम निकाल लेते हैं हमारी वायर में स्ट्रेस है कितनी, फोर्स कितनी है 660, 7.9 into 10 power minus 7, minus 7 तो 8 बन जाएगा, minus 660 और 7.9 का 660 डिवाइड बाय 7.9 क्या कितना है 813 into 10 पावर 7 हो जाएगा, तो ये 8 है 8 आ 8.13 आएगा, 8.35। तो इसको मेगा पास्कल में चेंज करें ना, तो हो जाएगा 835 into 10 power 6 मेगा हो जाएगा, 835 मेगा पास्कल। हमारी वायर में जो स्ट्रेस आ रही है वो 835 आ रही है। उत्तर वो बर्दाश्त कितनी कर सकते हैं 250, हमारी कितनी आ रही है 850। तो क्या हो जाएगा, वायर में ब्रेक, वो पहली ब्रेक हो जाएगी, वो इतनी स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी जो फोर्स टेंशन आती है वो इतनी आती है, हमारी स्ट्रेस 835 आ रही है, उसकी मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है 250, तो वायर विल ब्रेक। एक तो ये अप्रोच है, इस तरह नहीं कर सकते। और आप इस स्ट्रेस को यूज करके ब्रेकिंग फोर्स निकालें। स्ट्रेस होती है ना फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेस कितनी है 250 into 10 power 6, ब्रेकिंग फोर्स निकालनी, एरिया कितना है 7.9 into 10 power minus 7, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपकी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 198। फोर्स चेक करो 198 का, ये ब्रेकिंग फोर्स आ गई। हमारी टेंशन कितनी 660, ब्रेकिंग फोर्स कितनी 190 है, तो वायर ब्रेक हो जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करने 250 मल्टीप्लाई बाय 7.9, अच्छा बेटा। सो ये पार्ट 1 सॉल्व कर लिया मैंने, अभी और क्वेश्चन रहते हैं वो हम फिर बाद में करेंगे। आज के लिए काफी, थैंक यू स्टूडेंट्स।